हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज और ये है पार्ट 2। स्टार्टिंग होती है हमारी इस चैप्टर की एक्टिविटी के साथ। फ्रॉम योर एवरीडे एक्सपीरियंसेस राइट अ शॉर्ट प्रपोजल ऑन हाउ यू कैन कंजर्व वाटर। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस रहते हैं डेली लाइफ के, आपको उसके अनुसार लिखना है एक प्रपोजल जिसमें आप बताएंगे कि पानी को कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हम यहाँ पढ़ेंगे बहुत सारे रिवर के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि मल्टीपर्पज होते हैं। हिंदी में इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। हमने बात तो कर ली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, लेकिन हम कैसे करेंगे मैनेज। देखो, जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं पुराने, उनसे पता चलता है कि बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पहले बनाए जा चुके हैं, चाहे फिर वो डैम हो या कोई टंकी वगैरह बना देते थे लोग, पहले रिजर्वॉयर बना देते थे, एम्बांकमेंट बोल सकते हैं, है ना, कैनल्स बना दिया करते थे, मतलब नहर वगैरह बना दिया करते थे इरिगेशन के। तो ये कोई नई बात नहीं है, पुराने टाइम में भी ये चलता आ रहा है। पुराने टाइम से ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं, सबूत मिलते हैं। ये सबूत कहाँ से मिलते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो आप ऐसे ही समझ जाओगे, जो पुरानी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कह रहे हैं। बट ये आर्कियोलॉजिकल क्या है, ये कौन से रिकॉर्ड है? तो ये भी हिस्ट्री के पुराने ही रिकॉर्ड्स हैं। बट आर्कियोलॉजी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ थी, डिग करने पे, खुदाई करने पे हमें मान लो एक मटका मिला, उसमें गोल्ड कॉइन्स है। तो अब ये आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे, मतलब ये पर्टिकुलर एक स्ट्रीम है, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पढ़ाई करते हैं पुरानी चीज़ों की। ये आएंगे और देखेंगे वो गोल्ड कॉइन कितने पुराने हैं, इस तरह की ये पढ़ाई करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके लिए इंडिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके। और आपने क्लास 6 में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी अलग अलग साइट्स पे। जैसे कहीं पर हमें चावल के दाने मिल गए, चूड़ियाँ मिल गई, या कहीं से पता चलता है कि वहाँ के लोग लिपस्टिक भी लगाते थे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ है ना, या काली चूड़ियाँ पहनते थे, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं। तो ये एविडेंसेस की पढ़ाई किसने की थी? वो आर्कियोलॉजिस्ट ही करते हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में भी ये सारी चीज़ें की जाती थी, डैम्स वगैरह बनाए जाते थे, टंकी वगैरह बनाई जाती थी पानी को भर के रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए। Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dam in most of our river basin. और कोई ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, इस ट्रेडिशन को, पुरानी ट्रेडिशन को हम अभी भी फॉलो करते हैं और डैम्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं बड़ी बड़ी नदियों पे। नाउ हम देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। देखिए, इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्रृंगावेपुरा, जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां पर हमने पाया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसके द्वारा जो रिवर गंगा में फ्लड का पानी आ जाता था उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस तरह की चीज देखने मिलती है। देन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये सबूत मिले हैं हमें, ठीक है, एविडेंस मिले हैं स्टडी से, जो कि हिस्टोरियंस ने की है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनवाए, इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया, लेक्स बनवाए, सो दैट हम उसमें पानी को कंजर्व कर सके। देन हमें और भी सबूत मिलते हैं इरिगेशन वर्क्स के, कहाँ से? कलिंगा से। नाउ हम इसको उड़ीसा कहते हैं, पहले हम इसे कलिंगा कहते थे। कलिंगा वॉर भी हुआ था, अशोका ने लड़ा था। अशोका कौन थे? पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ओके। देन नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, इन जगहों पे हमें इरिगेशन वर्क्स के सबूत मिलते हैं। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. ठीक है, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। काफी सुंदर सुंदर लेक्स हैं जो कि भोपाल में मौजूद हैं, ठीक है। In the 14th century, the tank in Hoj Khas, Delhi, was constructed
इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान, अगर आपने सुना हो, उनके पापा जी थे इल्तुतमिश, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के थे ये, और इन्होंने ये टैंक बनवाया था सो दैट सिटी में जो इनका किला है उस एरिया में पानी की सप्लाई हो सके, वाटर सप्लाई हो सके। अब देखिए ये पिक्चर है, ये डैम है, देखो यहाँ पूरा पानी रोका हुआ है। इस तरीके से ये डैम्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं काफी, और यहाँ के आसपास का नजारा भी देखने लायक होता है। ये पिक्चर है हीराकुंड डैम की। हीराकुंड डैम है महानदी पे उड़ीसा में। तो ये देखिए ये पिक्चर है एक डैम की, और कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह के दिखते हैं कुछ डैम, और जरूरी नहीं है पीछे ये जो दिख रहे हैं आपको ये ग्लेशियर्स हैं, व्हाइट व्हाइट माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर ग्लेशियर्स। जरूरी नहीं है हर जगह पे ग्लेशियर्स हो। ये इससे ये पता चलता है पिक्चर से कि ये जहाँ की भी डैम है ये थोड़ा हिली एरिया है, ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर्स है। अदरवाइज वैसे डैम जहाँ पर भी हो काफी सुंदर ही दिखते हैं, पिकनिक स्पॉट भी होता है वहां पर। What are dams and how do they help us in conserving and managing water? डैम का जब नाम आता है तो पिक्चर तो हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन एक्चुअली में डैम क्या होता है, कैसे काम करता है, पानी को कैसे कंजर्व करता है, मैनेज करता है, ये चीजें हम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जान जाएंगे। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. पुराने जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो जो डैम बनाए जाते थे वो इसलिए कि जो भी रिवर्स का पानी है या बारिश हो रही है उस पानी को जमा करके रख सके, ताकि जब सूखा पड़े या कम बारिश हो तो उस टाइम पे हम खेतों में सिंचाई इस पानी से कर सके, इरिगेशन कर सके। Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation inland navigation, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of the impounded water are integrated with one another. पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए डैम्स बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे इसे मल्टीपर्पस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है डैम बनाने का, मल्टीपर्पस है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। क्या क्या? ये देखो, हमें इरिगेशन के लिए पानी तो देता ही है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर पानी की सप्लाई होती है घर घर में डैम से, इंडस्ट्रियल यूजेस में भी पानी लगता है। मैंने आपको ये बताया था पहले कि इंडस्ट्रीज भी में मशीन को कूल करने में भी पानी की जरूरत होती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में भी वाटर का यूज होता है, तो यहीं से जाता है। फ्लड कंट्रोल भी करते हैं डैम्स, ठीक है। और ये सारी जो भी चीजें मैंने बताई, डैम्स बहुत सारी चीजें करते हैं, नॉट जस्ट इरिगेशन पर्पस, ठीक है। अब जमाना चेंज हो गया है ना, तो एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें करते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। अब आगे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द सतलज व्यास रिवर बेसिन द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब भी भाखरा नांगल नाम आता है, ये एक डैम है पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डैम तो है पर भाखरा और नांगल हमेशा साथ में नाम लिया जाता है, बट ये एक नहीं दो बात है, एक जगह भाखरा है दूसरी जगह नांगल है। किस नदी पे है? सतलज व्यास, ये भी दो नदी है, इसके रिवर बेसिन पे है ये, और इनका जो पानी है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और इरिगेशन के लिए। सिमिलरली अभी हमने एक पिक्चर भी देखी थी हीराकुंड की, हीराकुंड महानदी पे बना हुआ है, और इसका क्या पर्पस है? मेन ये फ्लड कंट्रोल करता है, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to the development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. देखो आपको पता है अंग्रेज आए थे
1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो हमारी हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा गरीबी, खाने को कुछ नहीं, इकोनॉमी एकदम डाउन। ठीक है, धीरे धीरे हमने अपना संविधान तो बनाया, बहुत सारी और भी काम करे। ठीक है, उनमें से एक काम था 5 ईयर प्लान, मतलब 5-5 सालों के लिए एक प्लान लेके आते थे कि हमें इतने साल में ये अचीव करना है, टारगेट सेट किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हुई। उन प्लान में से एक प्लान में ये भी था कि हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाएं, और उन्हीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत ये भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाए भी गए थे, और ये बहुत कारगर सिद्ध हुए। मतलब बहुत ज्यादा, जितना लोग सोच रहे थे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमें फायदा देंगे, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने हमें फायदा दिया और हमारे इस नेशन को आगे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की राह पे चला दिया। और आज देखो, इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक वर्ल्ड पावर है इंडिया, लार्जेस्ट फार्मेसी भी के नाम से जाना जाता है। इंडिया ने बहुत तरक्की की है, 1947 से लेके अब तक इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। और हाँ, इसमें कहीं ना कहीं योगदान इन डैम्स का भी है, क्योंकि हर चीज को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे काम है जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं, और उसमें ये डैम वाला सिस्टम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जवाहरलाल नेहरू proudly proclaimed the dams as the temples of modern India। देखो कितनी बड़ी बात है जो नेहरू जी ने कहा, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कह दिया। ठीक है, किनको? डैम्स को। ये याद रखना किसके द्वारा प्रोक्लेम किया गया है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को, तो नेहरू जी के। द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट। चलिए और डेफिनेशन देखते हैं डैम की क्या है। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस flowing water that obstruct, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. Okay? अब समझिए, आपसे कोई पूछे तो ये डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है, आप इसको लिखें। यहाँ वर्ड आया है कि क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट, यानी जो पानी बह रहा है उसके बीच में हमने डैम लगा दिया, तो एक तरीके से हमने उसका बांध भी बोलते हैं डैम को हिंदी में। क्यों बोलते हैं बांध? क्योंकि हमने पानी को बांध दिया एक जगह, दूसरी साइड आने ही नहीं दे रहे, रोक देते हैं। ठीक है, रुकावट डाल दी, ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया। डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, और रिटार्ड्स भी कर देता है, फ्लो को कम भी कर देता है। ठीक है, डैम्स में कुछ इस तरह की चीजें लगी रहती हैं, उन्हें ओपन करने से पानी बाहर भी निकल जाता है। हम उसकी जो क्या कहते हैं, जो फ्लो होता है पानी को, उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, और देखो, तो ये जो डैम है जस्ट एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक टैंक, एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है जो पानी को अपने अंदर भर के रखता है। Most dams have a section called spillway or where over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। देखो ज्यादातर जो डैम्स होते हैं उनमें एक सेक्शन होता है स्पिलवे। स्पिलवे कहो ज्यादा बेटर है, जहां से पानी फ्लो कर सकता है, रुक रुक के भी कर सकता है और कंटिन्यूस भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है जो डैम को ऑपरेट कर रहा है उस पे। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। डैम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर पे, या फिर पर्पस, यानी जैसे किस चीज के लिए बनाया गया है डैम, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किस चीज के लिए, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। कुछ डैम ऐसे होते हैं जो सभी काम कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी हाइट पे कितने ऊंचे हैं वो डैम। Based on structure and the material used, dams are classified as timber dams, embankment dams और masonry dams। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के हम डैम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मेजरली, और सेवरल टाइप्स सब टाइप्स भी होती है, मतलब इनके अंदर भी और डिविजन्स होती हैं। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं। अब
major dam, or alternatively as low dams, medium high dams and high dams. Okay, तो ऐसे हाइट के अनुसार भी क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज में इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ इस डेफिनेशन को याद रखें, डैम क्या होता है ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो ये डैम से क्या हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट आया है। एग्रीकल्चर ज्यादातर विलेज पीपल करते हैं, तो जब एग्रीकल्चर फलेगा फूलेगा हमारा, तो विलेज के लोगों की आमदनी अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी होनी है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अपनी जो ओवरऑल हमारी अर्बन इकोनॉमी है या फिर पूरे देश की इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज में देखो पानी की जरूरत है और इस टाइम हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड हो गई है और वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली हमें पानी से मिलती है। Find out more about any one traditional method of building dams and irrigation work. This is for you. आपको पता करना है कोई ट्रेडिशनल मेथड जिससे डैम्स वगैरह बनाए जाते थे या इरिगेशन वर्क किया जाता था, तो आप बताएंगे ये। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। तो देखिए यहाँ पर एक पोयम दे मतलब एक सॉन्ग दे रखा है और ये कौन सा सॉन्ग है, भादू सॉन्ग कहते हैं इसको। दामोदर वैली में गाया जाता है। इसमें लोगों का दुख दिखाया जाता है कि बाढ़ आने से लोग बाग कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ती है। ये कौन सी नदी में बाढ़ आने की बात हो रही है, तो दामोदर रिवर में। हर साल यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं और लोग मछलियाँ पकड़ने नहीं जा पाते हैं जो उनका स्टेपल डाइट है। तो काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहते हैं। पढ़िएगा इसको, ठीक है। In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. देखो कुछ सालों में देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो आए 1947 के बाद। हमने फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो लेके आ गए, लेकिन अभी हाल ही के कुछ सालों में ये देखा गया है कि काफ़ी ऑपोजिशन भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in the rockier stream. देखो जब हम किसी भी नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से रोकते हैं या उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ गलत इफ़ेक्ट्स भी देखने को हमें मिलते ही हैं। वैसे ही जो एक नदी नॉर्मल बह के आ रही है, आप उसको डैम लगा के रोकने की कोशिश कर रहे हो, बांध से उसके पानी को बांध रहे हो, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जो एक्सेसिव सेडिमेंट्स होता है जो रिवर अपने साथ बहा के लाती है, वो उसके साथ बह के आगे नहीं जा पाता है, डैम्स रोक लेते हैं उसको, और जो डैम का रिजर्वॉयर होता है जिसमें पानी भरा रहता है उसी में वो जो मेन सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ जमा हो जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रीम्स के जो नीचे के हिस्से होते हैं काफ़ी पथरीले हो जाते हैं, क्योंकि जो सेडिमेंट्स जो रहता है वो तो डैम के रिजर्वॉयर में ही जमा हो गया होता है। और इससे क्या दिक्कत आती है, जो रिवर्स में एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेस रहती हैं, है ना, और भी जो जीव जंतु पानी के नीचे रहते हैं उनको खतरा हो जाता है। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. और तो और देखो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है पानी के नीचे, कुछ पेड़ भी होते हैं पानी के नीचे, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाई आती है डैम्स की वजह से। The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. और जो रिजर्वॉयर्स फ्लड प्लेन्स पे बने हैं इनकी वजह से जो वहाँ का वेजिटेशन है वो भी खराब होता है और सॉइल भी खराब होती है, तो काफ़ी दुष्परिणाम भी होते हैं इसके। देखो इसके अलावा भी
कुछ ऐसा भी रहता है कि जो वहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होगी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट होती है डैम्स की वजह से। और जब हम कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में डैम बनाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे होते हैं हमें उनको शिफ्ट करना होता है दूसरी जगह पे, और ज़्यादातर वो लोग होते हैं विलेज पीपल या ट्राइबल कम्युनिटी, जिनको शिफ्ट करना बहुत दिक्कत का काम रहता है क्योंकि ये अर्बन एरियाज में आके रहना पसंद नहीं करते हैं और ये नेचुरल हैबिटेट से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस चीज़ की भी कंट्रोवर्सी आ जाती है जब भी डैम्स बनने की बातें सामने आती हैं। Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new environmental movements। देखो बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए गए हैं क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े डैम्स की वजह से रिवर्स को प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, ऐसे तरह तरह के जो आंदोलन है ये चलाए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन आंदोलन के बारे में और आगे क्या दिया गया है इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। आप अपने व्यूज़ शेयर करें तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या आपकी क्या डिमांड्स हैं। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।